दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारत की प्रमुख कृषि फसलों के बारे में। दोस्तों याद रखिए इस टॉपिक का दूसरा लेक्चर मैं आप सभी को देने जा रहा हूं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं तिलहन के बारे में, गन्ना के बारे में, जूट के बारे में, चाय, कहवा, कपास, रबड़, तंबाकू। तो ये जो सारे आइटम है ना, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपकी परीक्षा में क्या कुछ नए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था चावल के बारे में, गेहूं के बारे में, बाजरा के बारे में, मक्का के बारे में, जौ के बारे में, दलहनी फसलों के बारे में। इन सभी तथ्यों पर डिस्कस पहले ही किया जा चुका है और आज आपका बाकी ये दूसरा तथ्य सामने आने जा रहा है। ठीक है, ये जैसे ही आपकी टॉपिक कंप्लीट होगी अगला लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग गाय की नस्लों के बारे में, भैंस की नस्लों के बारे में, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन के बारे में, मत्स्य पालन के बारे में, श्वेत क्रांति के बारे में, मत्स्य पालन और नीली क्रांति के बारे में। तो ये सभी तथ्य हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन आपका ये वाला जो टॉपिक है ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बाकी बेस्ट ट्रिक भी आपके लिए अवेलेबल रहेगी ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपको सब कुछ आपको फ्री में दिया गया है, जहां पर आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे, क्योंकि वहां पर एक स्पेशल प्लान भी दिया गया है कि आपको स्टडी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों तिलहनी फसलों के बारे में यानी ऑयल सीड्स के बारे में। अच्छा, एक बात याद रखें, जब कभी हम दलहन की बात करते हैं ना, तो दलहन माने केवल दाल नहीं होता है, दाल में तो बहुत सारी दालें आ जाती है। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा अरहर के बारे में, मसूर के बारे में, तूर को अरहरी कहा जाता है, चने की दाल हो गई, बाकी उड़द हो गया, मूंग हो गया। तो दलहनी में सभी फसलों की बात करते हैं। ठीक है, ये जितने भी खाद्यान्न हैं इन सब की बात करते हैं। उसी तरह से जब हम नाम लेते हैं तिलहन का, तो एक बात याद रखेंगे, तिलहन के अंतर्गत बहुत सारे खाद्यान्न फसल आ जाते हैं, जहां से भी तेल निकलता है उसे तिलहन के नाम से जाना जाता है। तो आप दो तीन बातें दोस्तों आज याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सब पूछे जाते हैं। विश्वास करिए, नहीं बिलीव है तो आप जाकर के क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन हमारे देश में तिलहनी फसलों की खेती प्रायः अनुपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में होती है, मतलब ऐसी मिट्टी जहां पर मिट्टी में उर्वरा शक्ति थोड़ा कम हो गई है, या एक तरह से कह सकते हैं कि अनुपजाऊ हो गई है, उपजाऊ नहीं अनुपजाऊ। ठीक है, और वर्षा की कमी वाले क्षेत्र हैं, खास करके वहां तिलहनी फसलों की खेती की जाती है। लिख रहा है यह तिलहनी फसलें रबी और खरीफ इन दोनों फसल ऋतुओं में उगाया जाता है, दोनों मौसमों के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत तिलहनी फसलों के अंतर्गत सरसों हो गया, सरसों से निकलता है जो है आपका जो ऑयल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सरसों का तेल। ठीक है, तो याद रखेगा। दूसरा है सोयाबीन ऑयल, ठीक है, जैसे फॉर्च्यून ऑयल आप देखते हैं उसमें सूरजमुखी वगैरह आता है। नारियल का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, अलसी हो गया, तिल का तेल हो गया, बिनौला हो गया, ये सभी तिलहनी फसलें हैं। ये सभी क्या हैं? तिलहनी फसलें हैं जिनका नाम आपको दिया जा रहा है। एक बात और याद रखेंगे, अगर हम ओवरऑल तिलहन की बात करें तो तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और दलहन के मामले में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, और खास करके अरहर का दाल वगैरह होगा उसमें जो है मध्य प्रदेश का स्थान है। ठीक है, तो याद रखेगा, कह रहा तिलहन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। इसके अलावा जो मालवा का पठार है, ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, मालवा का पठार। ठीक है, तो जो मालवा का पठार है मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान का जो शुष्क भाग है। क्यों? क्योंकि आपसे पहले ही बताया गया कि जहां पर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनको लेकर चल रहे हैं। तो राजस्थान का शुष्क भाग हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये वो सभी इंपॉर्टेंट स्थान है जहां पर तिलहनी फसलों की खेती की जाती है। लिख रहा है कि देश की तिलहनी फसलों में अगर हम बात करें मूंगफली की, परीक्षा में पूछता है भाई मूंगफली के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान किस राज्य का है, तो पहला स्थान है गुजरात का, मूंगफली में गुजरात है। ठीक है, जबकि सोयाबीन में मध्य प्रदेश है। और अगर ओवरऑल तिलहन की बात करेंगे तो भी मध्य प्रदेश है, इसको भी आप लोग जरा याद रखेगा। लिख रहा है एक एक पॉइंट याद रखिए। सरसों के तेल की बात करें तो राजस्थान का पहला स्थान है, सरसों के तेल के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। मूंगफली के तेल की बात करेंगे तो याद रखें गुजरात का पहला स्थान है। सूर्यमुखी की बात करेंगे तो कर्नाटक का पहला
स्थान है, सोयाबीन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, नारियल की बात करेंगे तो केरल का पहला स्थान है। दोस्तों ये सभी तिलहनी फसलें अलग अलग राज्यों के लिए हैं, तो इसको आप याद करते रहिएगा, ठीक है। अगर नहीं याद करेंगे तो गलतियां होंगी और परीक्षा में यही कहीं से एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो प्लीज मेरे भाई इसको जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं गन्ना के बारे में, गन्ना यानी शुगर केन के बारे में, ठीक है। वैसे गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, जल्दी से बता देना आप सभी। गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों भारत में अगर गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें, जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है गन्ना का, वो है लखनऊ में। कहां पर है, लखनऊ में। जबकि चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, कानपुर में है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और चीनी वाला कानपुर में। एक और होता है जिसमें हम शुगर केन के लिए एक स्पेशल और भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो कि कोयंबटूर में है, वो तमिलनाडु में, ठीक है। तो भी याद रखिएगा, ठीक है। वो प्रजनन संस्थान है, उसको कहते हैं गन्ना प्रजनन संस्थान। आप पढ़ेंगे आगे चल के तो याद रखिएगा कोयंबटूर में है। लेकिन अगर आपसे अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है तो लखनऊ बताइएगा, गलती मत करिएगा। मेरा काम है आपको इंडिकेट करना, आपको बताना कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्या है। एक एक लाइन यहां पर इंपॉर्टेंट है, मैंने कोई खास बात नहीं किया भाई। तिलहन अगर मैंने आपको पढ़ाया तो सिर्फ एक ही स्लाइड में बात किया ना, जितनी इंपॉर्टेंट बातें बता दिया। गन्ना के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें वो सुनिए आप। कह रहा है गन्ना का जन्मस्थान क्या है, भारत है। जिस तरह से दोस्तों हमने पढ़ा, कल हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिको से आया हुआ क्या, मक्का। आज हम लोग पढ़ेंगे चाय कहां से आया हुआ है, वो चीन से आया हुआ है। उसी तरह से जो गन्ना है ना, गन्ना भारत की फसल है, वो मूलतः भारत की फसल है, इसको याद रखेगा, ठीक है। कह रहा है एक ग्रेमिनी कुल का पौधा है। इसके पहले भी ग्रेमिनी कुल का पौधा हम लोग पढ़े थे, जैसे गेहूं चावल, ये भी ग्रेमिनी कुल का था। तो गेहूं चावल गन्ना ये सभी ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं। कह रहा है गन्ना उत्पादन में भारत का स्थान, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ब्राजील देश के बाद भारत का स्थान दूसरा है। गन्ने के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। कह रहा जबकि खपत और कृषि क्षेत्र की मामले की बात करें तो सबसे ज्यादा खपत पूरी दुनिया में भारत में है। क्यों, अरे बिना चीनी के है क्या। गन्ने का इस्तेमाल कहां पर होता है, चीनी बनाने में, ठीक है। और चीनी का सबसे ज्यादा खपत कहां पर है, भारत में है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, चीनी, चाय, तो इसको याद रखेगा, यहां पर दूसरे स्थान पे आ जाता है। लिख रहा है कृषि क्षेत्र में भी, मतलब सबसे ज्यादा बुआई में देखा जाए तो भी भारत आ जाता है। लेकिन प्रोडक्शन यानी अगर केवल उत्पादन की बात करेंगे तो ब्राजील नंबर 1 पर है और भारत नंबर 2 पर है। डेटा जरूर याद रखेगा क्योंकि डेटा का ही सारा खेल है यहां पर, ठीक है। जितनी बातें हैं वो डेटा पर ही हैं। कह रहा यहां पर विश्व का लगभग 40% गन्ना पैदा होता है केवल भारत में। पूरे वर्ल्ड में जितना गन्ना पैदा होता है, और जो सोचिए कि उत्पादन में दूसरा स्थान है तब 40% है, यानी इसको ब्राजील को ले लो तो मतलब सबसे ज्यादा गन्ना तो इसी 2 देशों में होता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 साल का समय लगता है, 10 से 12 महीने लगता है। गन्ने की फसल तैयार होने में कितना लगता है समय, 10 से 12 महीने लगता है, यानी सीधे सीधे आप 1 साल बोल सकते हो, ठीक है। कह रहा है इस समय वर्षा अभाव काफी लाभदायक होता, मतलब जितना बारिश ना होने पाए वही आपके लिए सबसे अच्छा है। बारिश जो है वो ना होने पाए वही आपके लिए सबसे अच्छा है। क्यों, क्योंकि गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है। क्या होता है सुक्रोज, वो गन्ने को मीठा बनाता है। शर्करा जो होता है, ठीक है, वो गन्ने को मीठा बनाता है, और अगर बारिश हो गया तो उसकी मिठास चली जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। कह रहा है इससे शर्करा की मात्रा में काफी वृद्धि होती अगर वर्षा नहीं होती है तो, ठीक है। कह रहा है गन्ना एक नगदी फसल है। भाई गन्ने को लोग कहीं ले बोएंगे, इसलिए नहीं कि हम सारा गन्ना घर में इस्तेमाल करेंगे, नहीं। गन्ने को लोग इसलिए बोते हैं कि गन्ना बोया जाएगा और उसको बेच दिया जाएगा मार्केट में। जैसे गन्ना हो गया, रबर हो गया, रबर की खेती होती है ना, चाय होता है ना, ठीक है, जूट होता है ना, कहवा होता है, कहवा काफी, ठीक है। तो ये सभी फसल नगदी फसल कहलाती है। आपसे परीक्षा में पूछता है नगदी फसल क्या है, अरे नगदी फसल वह फसल होती है जिससे आप पैदा तो करते हो लेकिन बेचने के उद्देश्य से, अपने घर पे नहीं। से कोई तंबाकू की खेती कर रहा है, तंबाकू की अगर बात करें तो तंबाकू क्या करेगा, नारियल की कोई खेती कर रहा है तो नारियल क्या करेगा, बताओ आप। नारियल क्या है, नगदी फसल है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, सर नगदी फसल बहुत कठिन है। अरे नगदी फसल माने जैसे गेहूं चावल अगर आप बोल रहे हो तो चलो उसका इस्तेमाल आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन नगदी फसल का इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कह रहा इसके लिए दोमट और काली मिट्टी उपयोगी मानी जाती है गन्ना के लिए। कह रहा यह सर्वाधिक सिंचित फसल है। शुरुआत में तो बहुत सिंचाई इसकी करनी पड़ती है, लेकिन बाद में पानी की जरूरत नहीं होती है। इसमें श्रमिकों और उर्वरकों की भी बहुत अधिक मात्रा में जो है आवश्यकता पड़ती रहती है। कह रहा गन्ने की कृषि के लिए पाला बड़ा हानिकारक माना जाता है। ठंडी के समय जो पाला पड़ता है ना, वो पाला बड़ा हानिकारक होता है, क्योंकि एक बार भी पाला लग गया तो गन्ना पूरा गिर जाता है, ठीक है, स्टैंड नहीं हो पाता है। कह रहा गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयंबटूर में है,
तमिलनाडु में। और उत्पादक राज्यों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। उत्तर प्रदेश के ठीक पीछे महाराष्ट्र का भी स्थान है। एक बार आप देखिएगा चीनी में अभी महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पीछे किया है। कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और पंजाब और हरियाणा में भी जो है गन्ने का उत्पादन होता है। तो स्टार्टिंग का 2-3 आप याद रखें, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चाय के बारे में पढ़ते हैं। चाय जिसे हम टी बोलते हैं, तो चाय हमारे देश की फसल नहीं है, ये चीन की फसल है और इसको चीन से लेकर किसने आया, वो जो है अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया, ठीक है। और इस समय भारत का सबसे प्रमुख पेय पदार्थ बन चुका है चाय। बिना चाय के किसी का जीवन नहीं है, बिना चाय के कितने लोगों की सुबह नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। करा यह एक श्रम प्रधान की, इसमें बड़ा श्रम की जरूरत पड़ती है। क्यों? अरे पत्तियों की बार बार चुनाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है और जब तक सस्ते दाम पर आपको लेबर नहीं मिलते तब तक आप इसमें जो अच्छा कमाई नहीं कर पाओगे। करा इसमें पत्तियों की चुनाई के लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। ये एक जलप्रिय पौधा है, मतलब इसको पानी चाहिए होता है, लेकिन इसके जड़ों में पानी लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। अगर जड़ों तक लंबे समय तक पानी पहुंच गया तो फिर ये फसल खराब हो जाएगी, ठीक है। करा जलप्रिय पौधा होने के बावजूद भी इसके जड़ों में पानी नहीं चाहिए, इसी कारण इसकी खेती पहाड़ी ढालों पर होती है, ठीक है। और जब भी पानी बरसता है तो पानी मिल भी जाता है और ढाल के सहारे पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, वहां रुकता नहीं है। इसीलिए इसकी खेती कहां होती है, पहाड़ी ढालों पर की जाती है। ठंडी हवा और पाला चाय के लिए काफी हानिकारक मानी जाती है, तो इसको याद रखेगा। कहा चाय की मुख्यतः 2 किस्में हैं जो भारत में है, एक है बोहिया या चीनी, दूसरा है असामिका या असमी चाय, ठीक है। हो सकता है आपने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, असमी चाय और बोहिया चाय, ठीक है, तो दोनों याद रखेगा। करा चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अकेले कौन करता है, असम करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन असम करता है। असम के साथ साथ दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, वहां भी बहुत चाय की खेती होती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पास नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और केरल है, वहां भी चाय की खेती होती है, ठीक है, तो याद रखेगा। करा चाय एक श्रम आधारित फसल है, अतः इसके लिए सस्ता और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। चाय बोर्ड भारत में कहां पर बना हुआ है, तो याद रखेगा कोलकाता में बना हुआ है भारतीय चाय बोर्ड, इसको भी ध्यान रखेगा, ठीक है। करा देश में चाय उत्पादन में असम का प्रथम स्थान है। यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और सुरमा नदी की घाटियों में चाय की उन्नत कृषि की जाती है, मतलब सबसे बढ़िया चाय की खेती यहां पर होती है। असम से देश के कुल चाय का लगभग 50% भाग प्राप्त किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, असम करता है भाई। 50% चाय का प्रोडक्शन अकेले असम से है। करा दक्षिण भारत में तमिलनाडु सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी पर्वतीय ढालों पर चाय की खेती की जाती है, लेकिन थोड़ा कम। करा भारत विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, काली चाय का, ठीक है। और विश्व में उत्पादन जो है भारत अगर की बात करें परिप्रेक्ष्य में तो 27% का उत्पादन अकेले कौन करता है, भारत करता है। 2-3 लाइन और याद रखिए। करा चाय के विश्व व्यापार में इसका हिस्सा कितना है, अगर टोटल ट्रेड की बात करें जिसमें टी के ट्रेड की बात करें तो 9% का योगदान भारत का है। विश्व में चाय उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। चीन की मुख्य फसल है तो चीन का पहला स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। करा भारत के अलावा केन्या जो है दोस्तों, याद रखिए केन्या भी है, ये सब निर्यातक में सबसे बड़े देश हैं। केन्या हो गया, ठीक है। करा केन्या, श्रीलंका, इंडोनेशिया, खांडा, मलावी, ईरान, चीन ये सभी शामिल हैं। इसका मुख्यालय कोलंबो में बना हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहवा के बारे में जान लेते हैं। कहवा यानी काफी के बारे में। देखिए क्वेश्चन आता तो है यहां से, आप ये नहीं कर सकते कि हमारी परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। देखो आप स्टूडेंट हो, आप विद्यार्थी हो, आपको चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक को कमजोर न समझे, ठीक है। आप विद्यार्थी हो, किसी भी चीज को कमजोर मत करो, हर चीज पढ़ के रेडी रखो, ठीक है। एग्जाम में जो आएगा देख लिया जाएगा, एग्जाम में आने वाली कोई बात नहीं है। सारी चीजें एक बार पढ़े रहोगे तो एग्जाम में हमेशा सही करके आओगे। सुनो ध्यान से, कहवा की बात करें, काफी की बात करें, ठीक है। करा विश्व में कुल कहवा उत्पादन का मात्र 4% उत्पादन कहां होता है, भारत में। लेकिन उस कहवा में भी, उस काफी में भी सब संजोग देखिए भारत का कि सबसे बढ़िया जो काफी की क्वालिटी अरेबिका वो भारत में होती है, ठीक है। इसीलिए भारत का बड़ा नाम है। करा कि किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग विदेशों में अधिक है। सबसे बढ़िया क्वालिटी की काफी हमारे भारत में होती है। करा ढलवा पर्वतीय धरातल और दोमट अथवा लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, काली मिट्टी उपयुक्त है। हमारे देश में 2 प्रकार की कहवा की खेती होती है, एक तो होता है अरेबिका कॉफी, दूसरा है रोबेस्टा कॉफी, ठीक है, अरेबिका और रोबेस्टा। करा अरेबिका कहवा देश के कहवा के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें भारत में तो 60% भाग पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में
इसकी खेती की जाती है, ठीक है, जबकि शेष भूमि पर रोबस्टा कॉफी की खेती की जाती है। कहवा की खेती दक्षिण भारत के पर्वतीय ढालों तक ही क्या है, सीमित है, तो इसको भी आप याद रखेगा। और भी चीजें बता रहा है, कर्नाटक कुल काफी उत्पादन का 68% का योगदान देता है, काफी में नंबर 1 है। जिस तरह से चाय में असम है उसी तरह से कर्नाटक काफी में है। केरल 21%, तमिलनाडु भी है इसमें, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे लिख रहा, भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ी से शुरू हुआ। ये बाबा बुदन की पहाड़ी वही नीलगिरी की पहाड़ी के पास में है, ठीक है, तो याद रखेगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में मुख्य रूप से किया जाता है। काफी बोर्ड जो है, जिस तरह से चाय बोर्ड बना हुआ कोलकाता में, उसी तरह से काफी बोर्ड बना हुआ बेंगलुरु में, कर्नाटक में पड़ता है बेंगलुरु, ठीक है, वहां पर बना हुआ है, ठीक है, याद रखेगा इसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कपास के बारे में। कपास को ही कॉटन कहा जाता है, इसको सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सफेद सोना कॉटन, ठीक है। लिख रहा है यह मालवेसी कुल का पौधा है। जिस तरह से हमने पढ़ा कि गन्ना क्या है, ग्रेमिनी कुल का है, ठीक है, तो उसी तरह से क्या है, याद रखेगा, मालवेसी कुल का पौधा है। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। संसार में मुख्यतः कपास की 2 क्वालिटी पाई जाती है, 2 प्रजातियां पाई जाती है। प्रथम है देसी कपास, दूसरा है अमेरिकी कपास। देसी और अमेरिकी बड़ा आसान है, ठीक है। देसी का थोड़ा एक दूसरा नाम भी है, लिख रहा है गासिपियम अर्बोरियम, ठीक है, और एवं गाहरोरियम, तो इसको याद रखेगा। और कह रहा है कि अमेरिकन कपास, इसका मतलब है गाहिर सुटम, तो आप देसी और अमेरिकन यही 2 याद करो, ज्यादा ठीक है, ठीक है। कह रहा प्रायद्वीपीय पठारी भाग में जो लावा निर्मित क्षेत्र है, वही काली मिट्टी वाले क्षेत्र, ठीक है, वहां पर कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आप सभी को पता है कि लावा मिट्टी वाले क्षेत्र कहां होंगे, सबसे ज्यादा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, वहां पर है, तो ये इन 3 जगहों पर होते हैं। आंध्र प्रदेश भी है, ठीक है, तो याद रखेगा। कुल मिलाजुलाकर यही 3-4 स्टेट हैं, 60% से अधिक का उत्पादन ये 3-4 स्टेट मिलकर अकेले करते हैं, जहां पर काली मिट्टी वाले क्षेत्र स्पेशली हैं, ठीक है। आगे लिख रहा महाराष्ट्र में कपास को श्वेत स्वर्ण यानी सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। भाई कॉटन का इस्तेमाल किस लिए काम में होता है, कपड़े बनाने में होता है, धागे बनाने में, धागे से कपड़े बनेंगे, तो इसको याद रखेगा। कह रहा कपास क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, ठीक है, तो इसको भी आप जो है याद रखेगा। बोया सबसे ज्यादा जगह जाता है, बोने में पहला स्थान, उत्पादन करेंगे तो नंबर 2 पर आ जाएंगे, ठीक है। कह रहा यह एक रेशेदार फसल है, ठीक है, जूट के बारे में कह रहा है, ठीक है, कपास नहीं, जूट क्या है, एक रेशेदार फसल है, जूट से रस्सी वगैरह बनाई जाती है, पता होगा, ठीक है, तो याद रखेगा जूट एक रेशेदार फसल है। बोरा हो गया, रस्सी हो गया, ये सब बनते हैं, लिख रहा है बोरे, रस्सियां, कालीन, कपड़े, ये सभी बनाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है जूट की बुआई के क्षेत्र में 90% से अधिक हिस्सा किसके क्षेत्र में आता है, केवल पश्चिम बंगाल और उसका पड़ोसी राज्य बिहार, ठीक है, तो ये आ जाते हैं, इसको याद रखेगा। बाकी असम मेघालय में भी थोड़ा बहुत होता है। बाकी और अगर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे तो हिमालय के जो तराई वाले भाग है वहां पर भी जूट की काफी खेती होती है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो टोटल 1-2 स्टेट मिलकर ही 80% का योगदान देते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रबर की खेती की बात करें तो रबर का जन्म स्थान कहां है, ब्राजील है। रबर का जन्म स्थान कहां है, ब्राजील है, तो याद रखेगा। गन्ना के उत्पादन में ब्राजील का पहला स्थान था, आपको याद होगा, ठीक है। कहा कि रबर का जन्म ब्राजील में हुआ है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है और रबर के वृक्ष से दूध यानी लैक्टेस पाया जाता है, जिससे रबर बनता है, ठीक है। तो रबर के भी पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। कहा विश्व में, भारत में विश्व के उत्पादन का लगभग 1.7% प्राकृतिक रबर भारत से प्राप्त किया जाता है। रबर प्रति हेक्टेयर की उपज की दृष्टि से भारत विश्व के अग्रणी देशों में से एक माना जाता है। और अगर राज्यों की बात करें तो दक्षिण भारत में केरल है, तमिलनाडु है, थोड़ा बहुत अंडमान निकोबार का भी नाम आता है, कर्नाटक का भी नाम आता है, तो इसको भी आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। ये रबर के मामले में इतनी बातें। देखिए मैं जानबूझ के, देखिए मेरा टारगेट ही नहीं होता मैं इसको भर दूं, ठीक है। मुझे जो लगता है कि नहीं केवल इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे परीक्षा में पूछा गया, मैं उतनी बात पर ही चर्चा करता हूं ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा परेशानी झेलने की जरूरत ना पड़े। किताबें आपके पास भी होंगी, किताबों में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन आपके लिए की पॉइंट क्या है, ऐसे कौन सी चीजें जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको यहां पे बताता हूं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे लिख रहा है तंबाकू, निकोटीन हो गया तंबाकू। करा कि यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है और तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहा जाता है, रचाई करा, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध और लचक आदि गुणों का विकास होता है। प्रथम 3 शीर्ष उत्पादन राज्य जो है, अच्छा सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है,
आंध्र प्रदेश में जगह है गुंटूर, उसको टोबैको सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ये 3 शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। करा भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू निर्यातक तथा चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। आप देखते होंगे, अक्सर सिनेमा हॉल जाते होंगे तो तंबाकू के बारे में आपको प्रचार देखने को मिलता होगा, और वैसे भी लोगों को चाहिए कि तंबाकू से थोड़ा दूरी बना के रहें, क्योंकि इससे सेहत ही खराब होता है, कुछ फायदा तो मिलता नहीं, ठीक है। तो जितना बचे रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और एनिमल हस्बेंड्री इसके बाद हम लोग लेक्चर अटेंड करने वाले हैं, जिसके बाद आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देन अगले चैप्टर पे हम लोग बातचीत करेंगे। अच्छे से बने रहिएगा, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको दे दिया गया। अब अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है या आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो जान लो अब आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप कहीं भी 10, 20, 50 हजार रुपए भी खर्च करेंगे तो भी आपको स्टडी 91 पर जितने कंटेंट अवेलेबल करा दिए गए हैं हर सब्जेक्ट के, उतने अच्छे कंटेंट तो नहीं मिल पाएंगे। बिलीव नहीं है तो वीडियो देखने से पहले कमेंट पढ़ा करें, जो लोगों की रिव्यू रहा करे उसे देखा करें, उसके बाद आकर वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि वाकई जो आपको दिया गया है बहुत खूब दिया गया है। अब अगर इतनी चीजों पर भी आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है तो फिर आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है। जब तक आप अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलेंगे तब तक आप ऐसे ही क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे, समस्याओं में उलझे रहेंगे। तो अपना लक्ष्य एकदम केंद्रित कर लीजिए, लक्ष्य को दिमाग में रख लीजिए और आंख मूंद करके बस एक ही काम करिए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इसके अलावा दूसरा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेहनत से पढ़ाई करिए, जितने भी चीजें आपको दी जा रही हैं वो आप देखिए। देखिए हम औरों की तरह ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे चैनल आपने देखे होंगे जो एक एक दिन में मुझे लगता है 25, 30, 40 वीडियोज अपलोड करते हैं। मैं तो सोच भी नहीं पाता यार 40 वीडियोज किस बात के। हमारे मुझे लगता है कि क्वालिटी कंटेंट दो तो एक दिन में 2 वीडियो भी आपके लिए बहुत है। अगर एक दिन में मैं 2 वीडियो, वैसे भी नॉर्मली हमारा जनरली आप देखते होंगे दिन भर में 3 वीडियो सीरीज आती है। एक तो करंट अफेयर होता है, 2 सब्जेक्टिव होता है। शांति से मैं अपना सब्जेक्टिव क्लास कंप्लीट करा रहा हूं कि एक बार आपकी सब्जेक्टिव क्लास समाप्त हो जाए उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि असल मजा कहां आता है, ठीक है। क्योंकि जब सब कुछ पढ़े रहोगे, जैसे आज अगर आप हमसे कहते हो सर हिंदी पढ़ा दो, ठीक है, तो मैं आपको कह देता हूं अरे प्लेलिस्ट में आओ, पूरी हिंदी रखी हुई है, आप जाके पढ़ लो। कोई कहता है सर बायोलॉजी पढ़ा दो, जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, बायोलॉजी है। सर पॉलिटी पढ़ा दो, पढ़ लो जाके, ठीक है। तो सब कुछ है। तो एक बार जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो समाप्त हो जाए, ताकि फिर आप हमसे एक आके मत कहना कि सर ज्योग्राफी पढ़ा दो, सर कंप्यूटर पढ़ा दो, सर ये पढ़ा दो। आपको नहीं कहना पड़ेगा। जब मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा ना उसके बाद में आता हूं, तब मेरी टक्कर होगी और भी लोगों के साथ, और तब मैं दिखाऊंगा कि और मैं आपके लिए क्या क्या बेहतर कर सकता हूं, क्या क्या चीजें आपको लाके दे सकता हूं। तब तक आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दीजिए। जितनी स्पीड में कंप्लीट करना चाहते हैं उतनी स्पीड में करिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को निःशुल्क यहां पर पढ़ाया गया है। फ्री वीडियो क्लासेस आप आके अटेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको नंबरिंग भी दी गई है, ताकि एक भी वीडियो स्किप ना होने पाए आपसे। पूरी नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। आप नंबरिंग वाइज जो है वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।